हेलो एवरीवन, सो ये हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान विषय के 2023 में जो पेपर आया था मीन्स ये जो प्रीवियस ईयर है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर है 2023 का। फिर अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराऊँगी। आप इसी तरीके से आंसर लिख के आ सकते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो चलिए सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किया गया 1972, 1976, 1980 या 1945। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऐसे याद करिएगा, 4 + 2 क्या हो गया 6, तो लास्ट में क्या है 6 और 6 में एक जोड़ती है तो 7 हो गया, तो 76। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत की कैग कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सीतारमैया या इनमें से कोई नहीं। सो ये जो कथन है वो जवाहरलाल नेहरू का है। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? 15वीं, 12वीं, 11वीं या फिर 13वीं। तो सामंतवाद का पतन 15वीं शताब्दी में हुआ था। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या फिर हेमनेटाइट। सबसे अच्छा लोहा होता है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर है। अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? अब्दुल फजल, तानसेन, रैदास या फिर फैजी। जो रैदास हैं वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर के ही अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी प्राप्त की थी। उसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जौहर प्रथा प्रचलित थी राजपूत काल में, सल्तनत काल में, मौर्य काल में या फिर मुगल काल में। सो जो जौहर प्रथा थी वो राजपूत काल में प्रचलित थी। मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, RBI, ED या फिर IRDA। तो RBI इसका मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो इसका नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर जौनपुर। तो जो सिडबी है उसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25 या फिर 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था हेनसांग, मार्को पोलो, इबन बतूता या फिर मेगास्थनीज। तो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? हेनसांग। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मैसिनराम, मेघालय या फिर केरल। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है मैसिनराम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सो ये तो बहुत ईजी पीसी सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। 8 मिनट 3 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमारे 15 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके अलावा 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आंसर मैं अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गुलाम वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के जो कोई 2 शासक हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हैं श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने ही की थी। श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच, वो उनके उत्तराधिकारी बने थे। लेकिन घटोत्कच के जो बेटे थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, उसे हम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि इसके कार्यकाल में जो गुप्त वंश का खूब ज़्यादा विस्तार हुआ था, वहाँ पे जो भी प्रशासनिक स्थिरता आई थी। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है आग्नेय चट्टान,
यह चट्टानें पृथ्वी के अंदर या बाहर मैग्मा के ठंडा होने या जमने से बनती है। मैग्मा किससे निकलता है? ज्वालामुखी से निकलता है। और उसका उदाहरण हो सकता है बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ये सब चट्टानें जो है वो आग्नेय चट्टानें हैं। अपसारी चट्टानें, ये चट्टानें अन्य चट्टानों के टुकड़ों, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के जमाव के कारण बनती हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानें। ये चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानें, जैसे कि जो कि हमारी हो गई आग्नेय चट्टानें और अपसारी चट्टानें, उसमें उच्च तापमान या दबाव के कारण जो भी परिवर्तन आता है उससे इन चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि संगमरमर और क्वार्ट्ज। ये दोनों जो है वो कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है? चपटी अंडाकार। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? अभी मैंने आपको बताया था कि बेसाल्ट और जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। और आग्नेय चट्टानें बनती कैसे हैं? जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर या फिर बाहर जब जम जाता है या ठंडा हो जाता है तो उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ये जो एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो ये था कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजें। तो ये 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा है। तो अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41A की सूची में सम्मिलित है। और जो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेश्वर प्रथम था, जिसने बादामी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेश्वर प्रथम। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को भारत भूमि पर दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दुग्ध क्या करेंगे? दूध वाला दूध लाता है तो कुरियर तो करता है कुरियर, तो वर्गीज कुरियर। सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो इस प्रकार जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये जो घटना होती है वो दिन के समय होती है और ये घटना अमावस्या के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों या फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे अब हटा दिया गया है और उसे क्या बना दिया गया है? विधि का अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें वायु या जल जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा मृदा की ऊपरी परत को उड़ाकर या बहाकर अलग कर दिया जाता है। ये क्या होती है? मृदा अपरदन होती है। जब कोई वायु या फिर जो जल या फिर जो बर्फ हिमनद होते हैं वो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसको अपने संग उड़ा के ले जाते हैं, तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये जो रचना है वो राजनीति पर आधारित है और जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो हमारा भारत है वो उसका जो अधिकांश भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर मैं देशांतर की बात करूँ तो कौन से देशांतर में? पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को।
जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अर्थ है किसी जगह के मौसम का दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक औसत या सामान्य स्वरूप जिसमें तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता जैसे तत्वों का औसत शामिल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु एक दीर्घकालीन समय में नापी जाती है, ये जल्दी जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ पे हमारे 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अच्छे नागरिकों के गुण। सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं, संविधान का आदर करते हैं, सभी कानूनों व नियमों का पालन करते हैं, सामाजिक जीवन से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सहयोगिता प्रदान करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह सच्चाई व ईमानदारी से करते हैं, दूसरे के प्रति सम्मान व आदर का गुण प्रदर्शित करते हैं। एक फ्लो चार्ट है, आप वो भी देख लीजिए। अच्छे नागरिकों के गुण, सबसे पहले देश के प्रति प्रेम और समर्पण होता है, देश के विकास के लिए योगदान देते हैं, देश की धरोहरों की रक्षा करते हैं, मतलब कि सार्वजनिक जो भी चीज़ें हैं उनकी भी रक्षा करते हैं, मतदान करते हैं और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति भी रखते हैं। तो ये हमारे अच्छे नागरिकों के बहुत सारे गुण हो गए, आप कोई से भी लिखाइएगा। वनों से होने वाले लाभ बताइए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वनों के लाभ। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन का संचालन करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग ही मर जाएंगे। वन पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखते हैं। वन ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कम करते हैं। वन ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषणों को कम करने में सहायता करता है। और जो बाढ़ के दौरान मृदा अपरदन को रोकते हैं वन। इसका भी एक फ्लो चार्ट है, ये भी देख लीजिएगा। वनों के लाभ, आजीविका का संसाधन, औषधि व अन्न उत्पाद, बारिश को समय से लादना, पर्यावरण को संतुलित रखना, वातावरण को सांस लेने योग्य बनाना, जीव जंतु के लिए आश्रय देना। वनों से हमें कागज व लकड़ी प्राप्त होती है। वन पर्यटन के लिए सुंदर जगह है। वन मिट्टी को पोषण देता है। तो ये इतने सारे वन के लाभ हैं। मुद्रास्फीति से आज से स्पष्ट कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें मांग व पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाने के कारण सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि किसी चीज़ की मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पूर्ति कम हो पा रही है, तो असंतुलन हो गया, जिस वजह से जो थोड़ी सी चीज़ मिल रही है उसका जो रेट है वो काफ़ी हाई फाई हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल सूचियों के आधार पर की जाती है, थोक मूल्य सूचांक और उपभोक्ता मूल्य सूचांक। मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो मुद्रास्फीति का प्रभाव निम्न लोगों पर पड़ता है। कृषक पर पड़ता है, बचत पर, करों पर, ऋणदाता एवं ऋणी पर, निवेशकर्ता पर, निश्चित आय वालों पर और उत्पादकों पर। इन सब पे किसका प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उदारीकरण। उदारीकरण शब्द का मूल अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता को बढ़ाना। मतलब कि इसमें हम अर्थव्यवस्था में सरकार का जो भी हस्तक्षेप है उसको हम कम कर देंगे और बाजार प्रणाली पर जो भी निर्भरता है हमारी उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उदारीकरण का प्रभाव कृषि, उद्योग और सेवाओं के तीनों क्षेत्रों पर पड़ता है। उदारीकरण द्वारा बाजार का विस्तार हुआ, उत्पादों को आकर्षक मूल्य की प्राप्ति तथा उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। उदारीकरण से उद्योगों की स्थिति सुधरी, उत्पादकों में विविधता आई और भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धता में वृद्धि हुई। उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी का अधिकांश हिस्सा
इसी क्षेत्र में आता है। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े उदारीकरण के लिए? एक तो ये बाजार का निर्माण कराता है, जो भी हम चीज़ें बनाते हैं उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराता है, और जो ग्राहक होते हैं उनको सस्ती चीज़ों में रुपए में चीज़ें दिला देता है। और ये उद्योगों में सुधार देता है, नई तकनीकें लाता है, विविधता लाता है। और उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ा है? सेवा क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन को परिभाषित कीजिए। वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब कि यह क्या है? एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पर्वत, मृदा, खनिज आदि का अपघटन या क्षरण होता है। यह क्षरण जल, वायु, हिम आदि के द्वारा होता है। अपरदन पृथ्वी की सतह को आकार देने या संशोधित करने का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपरदन मृदा संरक्षण व उर्वरता में कमी का भी कारण है। जब किसी विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी सतह की मृदा जल में घुलकर बह जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। वह पवन द्वारा मैदान की सतह की मृदा को ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो आई होप आपको अपरदन समझ में आ गया होगा। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें पर्वत, मृदा या फिर खनिजों का क्या होता है? क्षरण होता है। किसके द्वारा होता है? वायु, हवा और हिमनदों के द्वारा। और इससे क्या होती है? जो भी हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह या संरचना का निर्माण होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो पहले हम हेड डालेंगे संविधान की विशेषता। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है ये संविधान। कठोरता और लचीलेपन का समायोजन है। संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो कि भाग 4 का में है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की बात की गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था। फ्लोचार्ट, भारतीय संविधान की विशेषता। न्यायिक सर्वोच्चता है यहाँ पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आपातकालीन प्रबंधन किए गए हैं। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब 18+ सभी लोग मताधिकार दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। कानून का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट क्या है? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बजट। बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार अपनी आगामी वित्तीय वर्षों में आय और व्यय का अनुपात प्रस्तुत करती है। बजट में सरकार यह निर्धारित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च की जाएगी और कौन कौन से स्रोतों से राजस्व प्राप्त होगा। तो बजट क्या है? एक वार्षिक योजना है जिसके द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं कि जो हमारा आगामी वर्ष आने वाला है उसमें हम किस क्षेत्र पर कितना रुपए खर्च करेंगे और जो हमारी आय है वो कहाँ से आएगी। ये सब हम बजट के थ्रू डिसाइड करते हैं। बजट को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूंजीगत बजट, जो लंबी अवधि की परियोजनाओं और ढांचागत विकास पर केंद्रित होता है। दूसरा है राजस्व बजट, जो दैनिक संचालन और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। बजट का उद्देश्य देश को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। तो अगर हम ये पूछे कि बजट बनाया क्यों जाता है? ताकि हमारे देश में आर्थिक स्थिरता आए और सामाजिक विकास तेजी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? उसका वर्णन करना है आपको। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक पूरे 17 बार आक्रमण किया था, जिसका उद्देश्य यहाँ की संपत्ति और जो मंदिरों में अपार धन था उसको लूट कर ले जाना था। उसने 125 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ये जो हमला था वो सबसे प्रसिद्ध हमला था। इससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई, जिसे लेकर वे वापस गजनी लौट गया और ये उसका 16वां आक्रमण था। जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था, मतलब कि सेकेंड लास्ट। उसके आक्रमण के कारण क्या क्या थे? आर्थिक लाभ था, राजपूत राजाओं की कमजोरी था, क्योंकि उसे पता है कि राजपूत राजा तो कमज़ोर है नहीं, तो वो आराम से आक्रमण करता रहता था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था और धार्मिक उद्देश्य भी था, क्योंकि वो मूर्तियों का भंजक करता था, मंदिरों का भंजक करता था। महमूद गजनवी के कुछ आक्रमण: राजा जयपाल पर आक्रमण,
आनंदपाल पर आक्रमण और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने आक्रमणों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? राजाओं की शक्तियों पर आघात पहुंचा, अतुल संपत्ति कहाँ पहुंच गई? विदेश पहुंच गई, क्योंकि वो लूट के ले गया। अनेक मंदिर नष्ट हो गए और जो भी हमारे दस्तावेज थे धार्मिक वो भी नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल के जो पतन के कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच असंतोष, हूणों के आक्रमण जिससे साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई, कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन जो कुशलता से शासन नहीं चला पाए, सहन शक्ति की कमी जिससे बाह्य आक्रमणों का सामना करना कठिन हो गया, प्रांतीय शासन की स्वायत्तता जिससे केंद्रीकरण में कमी आ गई, मतलब कि अलग अलग प्रांत खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दे रहे थे, आर्थिक संकट जो निरंतर युद्धों और प्रशासनिक खर्चों के कारण आए, मतलब रुपए की भी कमी हो गई थी, आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता। अब ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान और साहित्य और वस्तु कला के अद्वितीय उन्नति हुई थी। साम्राज्य के शासकों ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र को प्रोत्साहित किया था। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का कार्य अनोखा है, उन्होंने जीरो की खोज की थी। और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास की रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कालिदास जो थे वो एक संस्कृत भाषा के विद्वान कवि व नाटककार थे। उनका अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी भव्य मूर्तियाँ और चित्रकला इस युग की कलात्मक विशेषता को दर्शाते हैं। समृद्ध और राजनीतिक स्थिरता के कारण इस काल की सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास शिखर पर था, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे स्वर्णकाल कहते हैं। गुप्त काल, स्वर्णकाल, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। ये काम किसने किया? ये काम किया था कालिदास ने। नेक्स्ट है, शासन व्यवस्था में स्थिरता थी, आर्थिक समृद्धि थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब सभी धर्मों को यहाँ पे प्रॉपर सम्मान दिया जाता था। साहित्य का स्वर्ण युग था, कला और स्थापित कला में उन्नति हुई थी। सो यहाँ पे हमारे सामाजिक विज्ञान के जो एक सेट है 2023 का जो सेट है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखते देखते याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। बाय एंड हैव अ गुड डे।